से कहूंगा, हमें अपने रास्ते सुधारने चाहिए। अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचपन में हमारे कुछ विद्यार्थी साथी होते थे, थोड़े पढ़ने में कमजोर होते थे, तो वो परीक्षा आने के पहले ही हल्ला करने लगते थे, ये टीचर हमारा विरोधी है, ये हमको मानता नहीं है, ये हमको फेल कर देगा। ये फिर जब एग्जामिनेशन होता था, क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस था, हमको तो टाइम ही नहीं दिया गया, हमसे तो पेपर ही पहले ले लिया गया, हमें तो अंदर घुसने में भी एडमिट कार्ड फंसा दिया गया। ये सब देखा है ना हम लोगों ने, वो होता है कि नहीं होता है। आज हमारे फिसड्डी राजनीतिक पार्टी के दृष्टि से अब यही सारे बहाने ढूंढ रहे हैं। एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़। एक कहावत है, अ बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। और इसीलिए अगर हम इन सारी चीजों को देखें, अब आपने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने क्यों नहीं रखा। आपने जब से आजादी आई तब से 73 वर्ष तक तो आपके प्रधानमंत्री जी ही एक फाइल पर साइन करके इलेक्शन कमिश्नर बनाते रहे, एक इलेक्शन कमिश्नर बनाते रहे। पीएम वुड सेट द फाइल टू द प्रेसिडेंट और वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाता था। और 1989 में ईसीआई में जब मल्टी मेंबर हुए, और वह भी इसलिए हुए मल्टी मेंबर क्योंकि आपके इलेक्शन कमिश्नर ने बात सुननी बंद कर दी, तो आपने मल्टी मेंबर कर दिया। चलो अच्छी बात है, आपने मल्टी मेंबर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए, और वह कानून लंबी प्रक्रिया के बाद, और उसमें उस समय कहा गया कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेयरमैनशिप में तब तक काम चलेगा। और लंबे चर्चा के बाद 2023 में यह कानून बना। कब बना? 2023 में। कौन थे प्रधानमंत्री, कौन है प्रधानमंत्री? तो यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपने कहा सीसी फुटेज 45 डेज में ही के बाद क्यों डिस्ट्रॉय कर देते हो? 45 डेज के बाद बड़ा सिंपल सी बात है कि कोई भी इलेक्शन के बाद उसके लिए जिरह करने का, अपील करने का, उसके खिलाफ कोर्ट में जाने का, उसकी अवधि रिजल्ट निकलने के 45 दिन बाद है, 45 दिन बाद तक है। 45 डेज के बाद आप किसी कोर्ट में किसी इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। इलेक्शन पिटीशन को जब आप चैलेंज नहीं कर सकते तो उसका रिकॉर्ड रखने का इलेक्शन कमीशन का क्या उद्देश्य है? लेकिन आपने ऐसा वातावरण बनाया, 45 डेज के बाद रिकॉर्ड नहीं रखना इलेक्शन कमीशन, जैसे इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ा कुछ छुपाने का प्रयास कर रहा है। जिस जिस जगह पर इलेक्शन पिटीशन होता है उसके रिकॉर्ड को सेव करना ये इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको वो पूरा करते हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसीलिए इस तरीके के आरोप लगाना, और उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा गया है, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, इट इज एन इंटरनल मैनेजमेंट। ये उनका इंटरनल मैनेजमेंट है, और सीसी फुटेज को भी रखना 45 डेज तक वो उसको रखते हैं, और उसके बाद वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी क्यों दी? इम्यूनिटी क्यों दी? ये लॉ 2003 में बना, और जिसने, एंड वी हैव नॉट इंक्रीज द इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी थी, जो पहले थी, वही इम्यूनिटी कंटिन्यू कर रही है। हां, आपने तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी को बैक डेट से इम्यूनिटी दे दी थी, बैक डेट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में श्रीमती इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चैलेंज जो राजनारायण जी ने किया था, उसके खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया था। कोर्ट ने फैसला देने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और सुप्रीम कोर्ट में आने के साथ साथ वहां आपने, अलग बात है कि आपने 3 सिटिंग चीफ, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, 3 सिटिंग जजेस को आपने सुपरसीड करके चौथे को आपने चीफ जस्टिस बनाया और अपने पक्ष में फैसला लाया। और इसी पार्लियामेंट से आपने प्राइम मिनिस्टर को
किसी भी कानून के तहत इम्यूनिटी दिलाने का काम, और वह भी इम्यूनिटी बैकडेट से इम्यूनिटी दिलाने का काम किया। आज आप इलेक्शन कमीशन के इम्यूनिटी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। यू आर क्वेश्चनिंग द इम्यूनिटी, और ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इम्यूनिटी दी रही हुई है, 2003 में दी है, आपने दी है। देखिए, मैं फिर कहूंगा और इस बात को आप ध्यान में रखें, आप 58 साल से तमिलनाडु में आप चुनाव नहीं जीत पा रहे। आपके पांव जो खिसके 58 साल पहले, वो वापस जमे नहीं। दिल्ली में आप 12 साल से सरकार में नहीं है। वेस्ट बंगाल में आप 48 साल से सरकार में नहीं है। बिहार में आप 35 साल से, मेरा तो बचपन गुजरा है बिहार में, आप ही की सरकार बनती थी, हमने देखा है। और उस समय जॉइंट बिहार होता था, झारखंड अलग नहीं होता था। 200, 250, 300 सीट्स जीत करके आप आते थे। आप 35 साल से बिहार में नहीं आए। उत्तर प्रदेश में आप 35 साल से नहीं आए। यह अलग बात है कि 35 साल बाद एक मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का बना है। ये हमको ध्यान रखना है। आप गुजरात में 35 साल से नहीं आए हैं। झारखंड में तो कभी आप अपने दम पर सरकार बना ही नहीं पाए। उड़ीसा में आप 25 साल से नहीं आए हैं। केरला में भी आप 2011 से बाहर हैं। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अपनी समस्या को समझिए, और समस्या से इधर उधर डाइवर्ट करने से नतीजे नहीं आने वाले हैं। और इसीलिए आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा चाहते हैं, मैं कहूंगा आप बाकायदा इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर पूरी लिस्ट भेजिए। और मैं उनकी तरफ से वायदा नहीं करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इलेक्शन कमीशन उनको पूरा कॉग्निजेंस लेगा और उसको पूरी तरीके से देखेगा। लेकिन और ये सब तब हुआ है जब आपकी केंद्र में सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। इसलिए आज इस तरीके की बात कहना कि वोट चोरी और इस तरीके की बात को आगे बढ़ाना, ये उचित नहीं है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, आपकी सीरियसनेस भी कैसी है। आपने धांधली का आरोप लगाया। फरवरी 3, 2025 को आपने क्लेम किया कि लोकसभा में 70 लाख न्यू वोटर्स वर एडेड। 7 फरवरी को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आंकड़े बदल करके उसको 29 लाख कर दिया। आपने 9 जुलाई 2025 को बिहार में 1 करोड़ नए वोटर्स ऐड कर दिए गए, ये आपने कह दिया। कहां से ये आंकड़े लेके आते हैं और कौन से ये आंकड़े होते हैं? मैंने आपके सामने जो आंकड़े रखे वो पूरी जिम्मेवारी के साथ आपको फैक्ट्स के साथ दिए इलेक्शन कमीशन का। आप कौन से आंकड़े लेकर के आते हैं मुझे मालूम नहीं। उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, उसके बारे में देश को जानना चाहिए कि ये जिम्मेवार विपक्ष के नेता जो कहीं एटम बम फोड़ते हैं, कहीं हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, और पता नहीं अब कोई न्यूक्लियर बम कब आएगा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बम जो फोड़ते हैं उसमें जो आंकड़े होते हैं वो एक दूसरे से ही नहीं मेल खाते। इस तरीके की इनकी स्थिति बनती है। अब मैं ये एसआईआर के महत्व की बात कर रहा हूं और डेरेक ओब्रायन जी का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 2002 में एसआईआर was conducted last, and in West Bengal the increase in the number of registered voters is from 4.8 crores to 7